चली हवा चली शहर के आर पार, तुम जानो मैं ना जानू हार। भैया हिडिम, मुझे मानवों की गंध आ रही है। उस ओर देखिए जंगल के, वो बलशाली पुरुष कौन है भैया? हे मानव, ये रूप, ये यौवन, ये मैंने आपके लिए ही तो धारण किया है। देखिए ना, मैं रूपवती हूँ। बोलती है डेलिलू, मेरा नाम डेलिलू है। डेलिलू मीन्स डिल्यूजन। और प्रभेंदु, पता है, हमें लोगों के साथ मतलब से नहीं जोड़ना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि वो इंसान कैसा है। तो तुम ऐसे तो नहीं करोगे ना? ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार शब्द को अपनी जिंदगी से दूर ही रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आप देख रहे हैं उज्ज्वल भूमि। और उज्ज्वल भूमि में आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारी है, हालांकि छत्तीसगढ़ की बेटी है और लेकिन बहुत नाम कमा रही है मुंबई में, पायल विशाल, जो वॉइस की दुनिया में छाई हुई है। चाहे हम हमारे छॉलीवुड को देख लें या बॉलीवुड इंडस्ट्री को देखें, हर जगह पायल की आवाज़ है। पायल हर जगह खनक रही है, छनक रही है। तो पायल, इस कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार। नमस्कार, जय जोहार, और बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। पायल, वॉइस की दुनिया में मुझे आना है, जी, ये कब सोचे हो आप? आना है कब सोची? जब मैं आ चुकी थी। अच्छा। हाँ। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि आकाशवाणी से मैं जुड़ी रही थी। तो आकाशवाणी में युवाणी के दरमियान हमको छोटे मोटे विज्ञापन करने को मिलते थे। तब मैं एफएम में भी इंटर्नशिप कर रही थी, तो इंटर्नशिप के दरमियान भी एक होता है ना, छोटा मोटा कुछ लाइन छूट जाता है। उसके बाद कुछ कॉम्पिटिशन्स हुए यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में, उसमें मैंने भाग लिया। तो इत्तेफाकन वो वॉइस ओवर का ही था, जन जागरूकता संदेश यातायात पे लिखना था। तो एक अनजानी शुरुआत हो चुकी थी। और जब मैं एफएम के दरमियान, जब आरजे की मेरी ट्रेनिंग हो गई, मैं ट्रेनी बन गई, इंटर्नशिप कंप्लीट हो गया, आरजे ज्वाइन करने के कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में आया, मैं नहीं कर पाऊंगी, आकाशवाणी में तो मेरा चल ही रहा है, मुझे वॉइस ओवर करना है। उस टाइम पे मुझे काफ़ी सुनना पड़ा कि तूने इतने दिन तक फ्री में काम किया, महीनों तूने फ्री में काम किया, और तू अब, जब एक होता है ना कि जब आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, तो आप क्यों जा रही हैं? लेकिन मेरे मन में ये था कि नहीं, मुझे वॉइस ओवर्स करना है। तब वॉइस ओवर के बारे में उतनी जानकारी भी नहीं थी, ना ही वो एक इंडस्ट्री जो हम सुनते हैं छत्तीसगढ़ में कि हाँ, इनसे वॉइस ओवर करवा लीजिए, ये बहुत अच्छा आवाज़ देती हैं विज्ञापन में। पहले वो दौर शुरू नहीं हुआ था, या कहूँ मेरी जानकारी में नहीं था। तब मैं उस अवसर को तलाश कर रही थी जिसके चांसेस बहुत कम थे मिलने के, लेकिन वो धीरे धीरे मिला। मैं अलग अलग एजेंसीज से जुड़ी, मैं स्टूडियोज से जुड़ी, कुछ स्टूडियोज़ ने मुझसे संपर्क स्थापित किया। फेसबुक में, सोशल मीडिया में मैं अपने ऑडियो क्लिप्स डाला करती थी। तो ये शुरुआत हुई, स्टूडियोज़ तक पहुंची और कमर्शियली मैं करते चली गई। फिर सरकारी विज्ञापन हो, गैर सरकारी हो, ये सब काम मुझे मिलने लगे। पायल अलग अलग किरदारों में रहती है जी, बच्चों के लिए भी करती है, जी, बड़ों के लिए भी करती है, बुजुर्गों के लिए भी करती है, गुस्सा भी करती है, किरदार में जी। रोती भी है, हंसती भी है। तो अलग अलग तरह का जो किरदार आता है, तो उसके हिसाब से हमको अभ्यास भी करना रहता जी होगा। बिल्कुल। हिंदी में हमारे अध्यापक, हमारी शिक्षिकाएं ये पढ़ाती हैं कि रस होता है, 9 रस होते हैं। अगर किसी को इस क्षेत्र में आना है, तो मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर जो रस है, अलग अलग भावनाओं से हम ओतप्रोत रहते हैं। तो पहले तो व्याकरण को ही हम अगर अच्छे से समझ लें, शांत रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, इन्हीं सब भावों को लेकर अगर हम कोई एक पंक्ति भी ले लें और उसकी प्रैक्टिस करें कि एक ही वाक्य को मैं अलग अलग भाव से बोलूं, तो मुझे लगता है कि एक प्रैक्टिस आप घर बैठे कर सकते हैं। वैसे भी पायल तो शांत रस है। जी, है ना? कि रौद्र कि वो कुछ और भी रस है, वो रस जहाँ तक मैं जानता हूँ। जी जी, ज्यादातर मैं तो जितना मैं पढ़ा हूँ, जी। जितना मैं जानता हूँ, मेरी छोटी बहन है पायल, तो इस हिसाब से मैं इसको हमेशा शांत ही देखा हूँ। जी, रेडियो का लाभ आवाज की दुनिया में मिला? जी, बिल्कुल सर। आकाशवाणी ही मैं कहूँगी कि
मेरा वो पहला केंद्र बिंदु है जहाँ से मैंने ये जाना कि आवाज़ का उतार चढ़ाव से भी पहले आते हैं शब्द, शब्द से भी पहले आते हैं अक्षर, और उससे भी पहले आता है समय। इन चीज़ों के बारे में सीख मुझे, या कहूँ इसका संस्कार मुझे, थोड़ा समय के बारे में बोलते हैं जी जी कि उस समय का उपयोग आकाशवाणी से हमने कैसे सीखा। जी। रेडियो की अगर मैं बात करूँ तो हर एक चीज़ वहाँ पे समय पे शुरू होती है, समय पे ख़त्म होती हैं चीज़ें। तो अगर हम 1 सेकंड का भी डिले करते हैं, अगर हम कोई कार्यक्रम ऐसे बातचीत कर रहे हैं, 1 घंटे का हमारा रेडियो शो है, अगर 5:10 से चीज़ें शुरू हुई हैं तो हम 5:30 बजे तो कतई ख़त्म नहीं कर सकते, भले हमने उस दिन गाने कम निकाले हों या कुछ। अगर हमें उस कार्यक्रम को 5:55 में ख़त्म करना है तो करना है, क्योंकि आगे की जो ट्यूनिंग सेट होती है, जो अनाउंसर्स हम कंपेयर्स के उस पार बैठे होते हैं, उनको भी अगले कार्यक्रम की शेड्यूलिंग के लिए वो उद्घोषणा देनी होती है। तो ये कंपेयर्स के ऊपर या रेडियो उद्घोषक के ऊपर ये जिम्मेदारी रहती है कि आप, अगर आपकी स्क्रिप्ट कम भी है तो आपके अंदर वो जागरूकता होनी चाहिए, या गाने का जो ड्यूरेशन है, अगर रेडियो वाले इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, अगर 50 मिनट का कार्यक्रम है और मैंने स्क्रिप्ट 30 मिनट की लिखी हुई है और कुछ मिनट के हमने गाने चुने हुए हैं, और अंतिम समय में हमारा गाना 2 मिनट में ख़त्म हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब कंपेयर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो एक दूसरे से माहौल केवल स्क्रिप्ट तक ही सीमित ना रखें, दोस्ताना व्यवहार रेडियो के हिसाब से करते हुए, बातचीत करते हुए, वो घड़ी की सुई 5:55 या 54 तक पहुँचते हम ऐसी बात करें कि हमको हमारे कार्यक्रम के सिग्नेचर जो ट्यून है उसको बताने का भी समय मैनेज हो जाए। ये उस लाल घड़ी जो कहना चाहिए, या ऑन एयर जो हम देखते हैं स्टूडियो में बैठ के, वो जागरूकता हमारे अंदर आ जाती है रेडियो के कलाकारों के अंदर। और जब मैं जाती हूँ कमर्शियल जगहों पे, जहाँ पे हमें एक ड्यूरेशन दिया जाता है कि 30 सेकंड का वक्त है, ये विज्ञापन की स्क्रिप्ट है, अलग अलग लाइन्स हैं, तो आपको उतार चढ़ाव के साथ 30 सेकंड में ख़त्म करना है। तो जब हम रेडियो में होते हैं, हमारे पास समय मैनेज करने के लिए वो जो जागरूकता हमें सिखाई जाती है, या हम प्रैक्टिस करते हैं, या हम शो प्रेजेंट करते हैं, तो वो एक जागरूकता धीरे धीरे डेवलप होती है, और विज्ञापन में आने के बाद वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि आकाशवाणी में तो ऑलरेडी हम डांट खा चुके होते हैं, अरे ये अक्षर को ऐसे ही बोलो, ज़्यादातर शिक्षा बोल देते हैं, शिक्षा है, सफल बोलते हैं, नॉट फ, इट्स फ, सफल। तो ये छोटे छोटे अक्षर, शब्द का उच्चारण हमें उसी टाइम, मुझे लगता है रेडियो में हमको एक ट्रेनिंग मिल जाती है, जिसका लाभ हमें विज्ञापन जगत में देखने को मिलता है, या आवाज़ की दुनिया के किसी भी काम में। इतना तो है जी, कि 1 सेकंड भी हम उससे चूक नहीं सकते। बिल्कुल नहीं। रेडियो आकाश 30 मिनट का विज्ञापन भी होता है, जी जी 30 सेकंड का विज्ञापन होता है, 15 सेकंड का, तो इस तरह से सब समय बटा हुआ होता जी। है। तो हमको तो समय पे रहना है। बिल्कुल। पायल अभी वेट करवाती है कि समय से पहले पहुंच जाती है? नहीं सर, मैं आज भी समय से पहले पहुंचती हूँ। मुंबई की अगर बात करूँ तो कभी कभी ट्रैफिक में, झूठ नहीं बोलूँगी, देर हो जाती है 10-15 मिनट, लेकिन मैं हमेशा मेरी टाइमिंग ऐसी सेट करती हूँ कि मेरे पास जाने आने का समय निकाल के 10 मिनट पहले, जो भी मेरी स्टूडियो की टाइमिंग है, अगर मुझे दोपहर 2 बजे का समय दिया गया है तो 1:45 या 50 मिनट में मैं उनके स्टूडियो के बाहर ऐसे काउच में, कुर्सी में बैठी मिल जाऊंगी। बहुत बढ़िया है, समय का पाबंद होना जरूरी है। अब बच्चों की प्रिय पायल बच्चों को क्या सुनाएगी? बच्चों को चली हवा चली शहर के आर पार, तुम जानो मैं ना जानू हार, चली हवा चली शहर के आर पार। अरे नॉडी, कहाँ जा रहे हो? ऐसे बोल दिया मैं, I mean, सॉरी, ऐसे बोल दिया मैंने। तो और कुछ बच्चों को जो चीजें अच्छी लगे, जो डायलॉग्स अच्छे लगे, ऐसे कुछ डायलॉग है याद में, अभी स्मरण में है? क्योंकि मुझे पता है कि इस शो को बच्चे ज्यादा देखने वाले हैं। बच्चों के लिए तो मैं क्या सुनाऊं? मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मुझसे लोग जाते हैं डर, और मुझे नहीं आता गाना। तो बच्चे कुछ बेसुरे भी होते हैं मेरी तरह, तो एक कैरेक्टर है जो बेसुरा है थोड़ा, उसी की क्या बोलना चाहिए, कॉपी कर रही थी मैं।
जैसे अलग अलग तरह के सीरियल मिल रहे हैं, फिल्म भी मिल रही होगी, जी जी। तो स्क्रिप्ट पहले से मिल जाती होगी? पहले से नहीं, ऑन द स्पॉट सारी चीज़ें होती हैं। पहले तो ऑडिशंस लिया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर डब्ड कंटेंट की बात करें तो तेलुगु, तमिल, कोरियन, चाइनीज़ वो तो अपनी भाषा में बन चुकी है, पर उसको भारत देश में प्रदर्शित करने के लिए यहाँ चीज़ें भेजी जाती अलग अलग भाषाओं अलग-अलग में भी भाषाओं के, हाँ। जैसे काम मिलते हैं, हैं। जी जी। तो सभी भाषाओं को तो जानना आसान नहीं है। नहीं, उसके तो लिए हिंदी स्क्रिप्ट ही होती है। अच्छा, जी, मास्टर लैंग्वेज इंग्लिश के लिखे होते हैं वर्ड्स, और हिंदी स्क्रिप्ट भी लिखी होती है। प्लस जो हमारी स्क्रीन में ओरिजिनल कंटेंट ही सुनाई देता है, चाइनीज़ बोला चा 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 वही सुनाई देता है हमारे हेडफोन में, और हमको टाइम कोड लिखा होता है कि 1 घंटे 15 मिनट 30 सेकंड से 1 घंटे 2 मिनट 30 सेकंड तक का डायलॉग लिखा होगा, और आपको उसी टाइम फ्रेम में एक बार सुनना है, डायलॉग पढ़ना है और बोलना है। कितनी भाषाओं में अब तक आप काम कर चुकी हैं? स्पेनिश, रशियन, इंग्लिश, चाइनीज़, कोरियन, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बांग्ला, कुछ उर्दू के प्रोजेक्ट्स, छत्तीसगढ़ी, और हिंदी तो हिंदी भी। बहुत ढेरों ढेर है। अभी तो हॉलीवुड में भी आप आवाज़ दे रही हैं अपनी। जी सर, हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ है, बहुत बेबाकी के साथ आप बात रख रही हैं। जी। वॉइस आर्टिस्ट के लिए बहुत चुनौती वाला काम है। क्या आपको लगता है कि इसमें करियर सेफ है? मैं कहूँगी कभी कभी डर भी लगता होगा, डर भी लगता है। एआई कभी-कभी। सामने आ चुका है। हाँ, एआई सामने आ गया तो लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे काम अब एआई ले चुका है। लेकिन जब हम एआई के काम को देखते हैं तो हमें ना वो प्रेम भाव या वो एक स्पष्टता तो है उनमें, इतनी स्पष्टता है कि वो स्पष्टता कानों को स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि नेचुरल टोन में हमारा एक उतार चढ़ाव होता है। वो कुछ तो एक डिफरेंट लगता है। वो धीरे धीरे एक होता है ना कि मशीनरी चीज़ों से एक दिन इंसान ऊब जाएगा, तो वो पल भी आएगा, फिर से लौट के लोग इंसानों की ओर आएंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। नहीं, कुछ बातें हैं जी वॉइस जिस तरह से स्क्रीन के कलाकारों को बोलूं जी मैं, जी जी स्क्रीन के कलाकारों को जिस तरह से महत्व दिया जाता है, जी। क्या उस तरह का स्थान वॉइस आर्टिस्ट के लिए लगता है? एज ए कलाकार मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एज अ कलाकार सच कहूँ तो नहीं, क्योंकि हम कैमरे के पीछे भी नहीं कहूँगी, हम तो उनकी आवाज़ के पीछे के व्यक्ति हैं। कैमरे के बिहाइंड द सीन वालों को तो लोग जान भी जाते हैं, लेकिन आवाज़ के बारे में लोग नहीं सोचते, क्योंकि लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं। वो तो चलो अपार्ट एक कहना चाहिए ऑडियंस का है वो, लेकिन कहीं ना कहीं जो सम्मान स्क्रीन के आर्टिस्ट को मिलती है, शायद वॉइस आर्टिस्ट को उतना नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब से ये सोशल मीडिया में हमारे जो वरिष्ठ कलाकार दिखने शुरू हुए हैं, तो हम जैसे उभरते कलाकारों को भी अब लोग थोड़ा मोड़ा जानने लगे हैं, क्योंकि हम अपनी सोशल मीडिया में अब डालने लगे हैं कि इस फिल्म के पीछे, इस कलाकार के पीछे हमने आवाज़ दी है। और अब तो नेटफ्लिक्स हो या अमेज़ॉन प्राइम हो, उसमें जिन कैरेक्टर्स को मैंने डब किया है या किसी भी फलाने आर्टिस्ट ने किया है, तो उनके कैरेक्टर के साथ बाजू में हमारा नाम लिखा होता है, तो एक पहचान बननी शुरू हो गई है थोड़ी थोड़ी। बहुत अच्छा, नाम मिल रहा है, जी पैसे भी मिल रहे हैं। जी। अब तो पायल खुश है, खुश रहना भी चाहिए। पायल खुश है और सीख भी रही है। ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, चैलेंजेस हर दिन होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा ही कर रही हूँ, उतार चढ़ाव भी आते हैं, पर उस पल में हम सबको मैनेज करना ही होता है। आजकल छत्तीसगढ़ से भी कॉल बहुत हो रहे हैं। जी, छत्तीसगढ़ से कॉल तो हमेशा से ही थे। मुंबई जाने के बाद मेरा काम थोड़ा कम हो गया, लेकिन मेरा काम छूटा नहीं था, क्योंकि मैं ऑनलाइन भी मैंने मेरे रूम में सेटअप रखा हुआ है, तो मैं विज्ञापन के काम या डॉक्यूमेंट्रीज़ के काम मैं कर लेती हूँ सेटअप में थोड़े बहुत। और जो बहुत जिनको बहुत हाई फाई लेवल का चाहिए होता है, वो लोग मेरे पास बोलते हैं कि आप वहाँ स्टूडियो बुक कर लीजिए, हम कराएंगे आपसे काम। तो ये चीज़ें भी होती हैं। अब हमारे दर्शकों को, अपने प्रशंसकों को जी। आप क्या विशेष सुनाना चाह रही हैं? विशेष विशेष मैं अच्छा, वो आपकी एक मूवी भी तो है, हिडम्बा कुछ। हाँ, तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र एक सीरीज़ है, नेटफ्लिक्स पर आई हुई है। उसमें मैंने माता कुंती उनकी युवावस्था की आवाज़ दी है, और हिडिम्बा, हिडिम की बहन,
तो ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि पौराणिक चीज़ से जुड़ी हुई है। तो उसमें मैंने एक सॉफ्ट कैरेक्टर को आवाज़ दी है और एक काफ़ी राक्षसी टोन में आवाज़ रखी हुई है। उसमें कुछ ऐसा है। भैया हिडिम, मुझे मानवों की गंध आ रही है। उस ओर देखिए जंगल के, वो बलशाली पुरुष कौन है भैया? फिर हिडिम का डायलॉग है। जा हिडिम्बा जा, देख के आ, और उसका शिकार तो तुम्हारा भाई हिडिम भी करेगा। फिर हिडिम्बा जाती है। अब तो वो बलशाली पुरुष जो है भीम है, उनके सामने तो ऐसे हिडिम्बा जा नहीं सकती, तो वो अपना रूप बदलती है। अब उस वक्त उनका आवाज़ बदल जाता है क्योंकि रूप के साथ आवाज़ भी बदल जाती है। तो उसमें मैंने ऐसी आवाज़ रखी थी, जैसे ही भीम देखते हैं हिडिम्बा को, तब तक रूपवती कन्या का, हिडिम्बा रूपवती कन्या हो गई है, सुंदरी हो गई है अब। सुंदरी हो गई। तो अब सुंदरी हो गई तो आवाज़ का भी टेक्सचर हमें उस प्रकार से रखना था। तो उसमें मैंने रखा हुआ था भीम जैसे ही बोलते हैं, इस घने जंगल में तुम जैसी रूपवान स्त्री क्या कर रही है? तो वो बोलती है, हे मानव, ये रूप, ये यौवन, ये मैंने आपके लिए ही तो धारण किया है। देखिए ना, मैं रूपवती हूँ। ऐसा कुछ रखा हुआ था मैंने टोन। तो इस तरह की जब कोई चीज़ें आती है जी, तो वो एक ही दिन में मतलब एक ही शॉट में पूरी हो जाती है कि कई बार बार रिटेक की भी आवश्यकता पड़ती है? कुछ जगहों में रिटेक की भी आवश्यकता होती है क्योंकि आर्टिस्ट को बैकग्राउंड समझाना पड़ता है, क्योंकि जो डबिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनके दिमाग में जो तस्वीर बनी होती है किसी कैरेक्टर को लेके, अगर हम किसी ओरिजिनल कंटेंट की डबिंग की बात करें तो कुरुक्षेत्र ऐसा था। कुरुक्षेत्र इंडिया में बना हुआ एनिमेटेड सीरीज़ है। जब इसकी डबिंग हुई थी तो सबसे पहले हमारे पास सिर्फ कागज़ के पन्नों में लिखे हुए अक्षर थे, किसी का चित्र नहीं था, कोई कंटेंट हमारे सामने स्क्रीन में कुछ भी नहीं था। हमें जो हम पुस्तक पढ़ते हैं ना भैया, बिल्कुल वैसा ही था कि एक हिडिम्बा का डायलॉग लिखा हुआ है, एक हिडिम का लिखा हुआ है, अब मुझे उसको पढ़ना है और वैसा बोलना है। अब वो क्रिएटर्स की जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर स्केच बनाएंगे। उसके बाद जब एक और स्केच आ जाती है तो उसमें रिएक्शंस मिसिंग होते हैं। तब तक तो हमने डायलॉग बोले होते हैं, कोई जगह राक्षसी कूद रही तो ये सब कूदने वाला, या भाग रही है, ये सब रिएक्शंस हमको भरने होते हैं। तो ये 2-3 सिटिंग तो लगती ही है। और क्योंकि ये 18 अध्याय के ऊपर 18 एपिसोड का बना हुआ था तो इसमें थोड़ा टाइम लगा था। पायल, पढ़ना भी बहुत होता होगा? हाँ, स्क्रिप्ट पढ़ना तो होता है और मुझे किताबों का शौक है तो मैं किताबें पढ़ती हूँ। आजकल कम हो गया है लेकिन पढ़ती हूँ। तो पायल अपने खाली समय का उपयोग कैसे करती है? पढ़ती है, लिखती है, गाती है, घूमती है, खाती है, क्या करती है? सब मिक्स है कुछ फिक्स नहीं होता, जब जैसा मूड हुआ। ज़्यादातर तो मैं गीत संगीत ही सुनती हूँ। बर्तन धोते हुए गाना लगा दी और बर्तन धो रही हूँ, रूम की साफ़ सफाई करनी है तो पीछे बैकग्राउंड में गाना बज रहा है और मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। कभी कभी अपनी पुरानी चीज़ को ही लेके घंटों बैठी रहती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि मुझे अरे सफाई करनी थी। तो ये चीज़ें भी होती है। युवाणी की एंकर रही हो, आकाशवाणी की एंकर रही हो, आगे भी विविध भारती में एंकरिंग करना चाह रही हो। जी, इच्छुक तो हूँ। तो वहाँ किस तरह से हम उस एपिसोड में हम किस तरह से एंकरिंग करते हैं? विविध भारती में, विविध विविध भारती आकाशवाणी का ही एक क्या कहना चाहिए, अंग है। यहाँ जो हमने सीखा हुआ है वहाँ का प्रेजेंटेशन का तरीका काफ़ी अलग है। वहाँ पे फिल्मों के बारे में चर्चा ज़्यादा होती है। जितने कलाकारों को हम पढ़ते हैं वो कलाकार वहाँ दिखते हैं, तो उनके साथ बातचीत करना और प्रस्तुतिकरण में काफ़ी बदलाव मैंने महसूस किया क्योंकि मैं विविध भारती सुनती हूँ। सखी सहेली कार्यक्रम हो गया या आज के फनकार, गीतमाला, ये बहुत ही फिल्मी कार्यक्रम है जिसमें मुझे लगता है कि हम जिस आकाशवाणी रायपुर केंद्र में एक बंद के काम करते हैं, थोड़ी आज़ादी वहाँ पे है। हम थोड़ा अपना स्टाइल वहाँ पे रख सकते हैं, तो मुझे लगता है एक आज़ादी वहाँ पे है जो एक छूट देता है एक कलाकार को कि मराठी बोलती हो? समझ लेती हूँ। मुझे लग रहा है कि थोड़े दिन में बोल लोगी। आई विश ऐसा हो समझ लेती हूँ। 4-5 साल हो गए। शुरुआत में तो समझ नहीं आती थी मराठी, पर अब समझ लेती हूँ। अच्छा, पायल को संगीत पसंद है, किस तरह का संगीत सुनना पसंद है? पुराने गाने मैं बहुत सुनती हूँ, छत्तीसगढ़ी गाने बहुत सुनती हूँ, अच्छा लगता है ये सब। छत्तीसगढ़ी लोक कला
गीत की बात करें जी। तो वहाँ पर किस तरह के गीतों को, किस तरह के लोक नाट्य या लोक मंचों को आप पसंद करती हैं? छत्तीसगढ़ में मुझे सबसे ज़्यादा सुआ नृत्य देखना बहुत पसंद है। ददरिया बहुत बहुत प्यारा लगता है क्योंकि उसमें एक संवाद वाला एक गीत सुनने को मिल जाता है तो अच्छा लगता है वो। जवारा गीत बहुत ज़्यादा पसंद है, जस गीत पसंद है और अलग अलग एल्बम्स जो आजकल आ रहे हैं बहुत अच्छा लगता है। बहुत वेरिएशन देखने को मिल रहा है, पुराने गीत भी उसमें शामिल हैं जिसमें नाचबो नचाबो टाइम का वो गीत, वो सब बहुत बहुत मज़ेदार है। छत्तीसगढ़ी फिल्मों में ज़्यादातर हीरोइन की आवाज़ आप डब करती हैं, जी। तो कैसा है यहाँ पर काम धाम कैसा है ये बताइए? अच्छा है, थोड़ा तड़फड़ पे काम होता है लेकिन काम अच्छा हो जाता है। लोग बहुत सपोर्टिव हैं क्योंकि ये मेरा गृह राज्य है तो हमेशा मुझे यहाँ पे एक बेटी, एक बहन या एक अपनापन वाला माहौल मिलता है और काम बड़े मज़े से हो जाता है। सपना क्या है पायल का भी? वॉइस हर कलाकार आर्टिस्ट ही हर बने रहना है। और आगे इधर उधर कुछ नहीं, अब वॉइस आर्टिस्ट ही बने रहना है कि ऐसा भी चमत्कार नहीं है। की उम्मीद है? नहीं, चमत्कार की उम्मीद है और मेरा सपना तो वैसे बदलते रहता है लेकिन ये वॉइसिंग की जर्नी का सपना कभी नहीं बदलने वाला है क्योंकि मेरी दिशा भगवान ने इस ओर मोड़ दी है और मुझे जो जो संभावनाएं नज़र आ रही है मैं वो कर रही हूँ। आवाज़ की दुनिया में हाल ही में अभी एक फिल्म आई थी हैप्पी बर्थडे, उसमें मुझे डबिंग डायरेक्शन करने का मौका मिला तो वो मैंने किया। बलून में मैंने डबिंग डायरेक्शन किया, यही छत्तीसगढ़ की ये शॉर्ट फिल्में हैं और मेरा ये सपना है कि डबिंग इंडस्ट्री यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी जो हमारे एक्टर्स हैं या अन्य लोग जो इस कला क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए मैं कोई संभावना क्रिएट करना चाहती हूँ और मैं कोशिश में लगी हुई हूँ कि यहाँ पे एक ट्रेनिंग संस्थान की शुरुआत करूँ। ये बड़ी बात होगी, ये बड़ी बात। जी, बहुत से लोगों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आते हैं कि पायल बताना इसको कैसे करना, मैं बताती हूँ और कई लोग बोलते हैं कि तू क्लास लेगी क्या, आप क्लास लेंगी क्या, प्लीज़ आप मुझे बताएंगी क्या। तो ये कोशिश मैंने की भी थी कि मैं, सफल रहा? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। सीट्स हमारे पास कम थे, जगह कम थी क्योंकि उस वक्त मैंने अपने जेब से दोस्तों के सहयोग से एक छोटी सी कार्यशाला आयोजित की थी जिसमें मैं नेशमा चेंबूरकर जी जो कि मुंबई की बहुत प्रतिष्ठित कलाकार हैं, आप तो मिले भी हैं, त्रियुग मंत्री जी जो काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, उनको यहाँ लाना, सारी चीज़ें मैनेज करना वो काफ़ी चैलेंजिंग था और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में मैं यहाँ पे हूँ तो लोग मुझसे संपर्क करना चाहते हैं लेकिन मैं उस चीज़ को अपने आप को पहले काबिल नहीं समझती थी। अब मुझे लगता है कि जो चीज़ें अगर मैं जान रही हूँ और अगर उसको मैं बांटती हूँ तो मैं सीखूंगी और मेरे साथ मैं भी बढ़ूंगी और हम सब मिल के बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा मज़ेदार है। पायल, आप बहुत अच्छी कलाकार हैं, बहुत अच्छी इंसान हैं, बेहतरीन एंकर हैं, राइटर भी हैं जी, थोड़ा बहुत लिखते हैं। और मुंबई में कहिए या छत्तीसगढ़ में कहिए, कलाकार का अपना संघर्ष होता है जी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, इतने सारे संघर्षों को देखते हुए, सफलताओं और विफलताओं को देखते हुए खुद का एक दर्शन, एक नज़रिया होता है जीवन के प्रति। जी, जी, जी। वो दर्शन क्या है आपका? मेरा दर्शन ये है कि जीवन में कभी भी अपनी पुरानी चीज़ों को नहीं भूलना चाहिए। मैं आज भी मेरे उन्हीं दोस्तों के साथ बैठना उठना पसंद करती हूँ जब मैं कुछ भी नहीं थी और सबसे ज़्यादा खुश वो लोग ही होते हैं लेकिन उनके साथ मैं ये प्रोफेशनल पायल नहीं होती हूँ, मैं वही झल्ली पायल होती हूँ जो बहुत उटपटांग बातें करती है, जो अचानक क्या बोलते हैं नवा रायपुर तरफ दिख जाए रास्ते में घूमना फिरना, फोटो क्लिक कराना, वीडियोस बनाना, व्लॉगिंग करना, ये सब मैं करती हूँ। और मेरी हॉस्टल की सहेलियाँ बोलती थी पायल तू हमारे साथ रहती, कुछ भी बोलती है, उटपटांग बातें करती है, लेकिन तू स्टेज में जाती है, रेडियो में जाती है तो तुझे क्या हो जाता है, बहुत अलग साउंड करती है। तो मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार इंसान बन जाते हैं जब हम अपने कार्य क्षेत्र में आते हैं और जब हम अपनों के बीच होते हैं तो हम बहुत रिलैक्स होते हैं। तो ये एक है कि अपने दोस्तों के साथ दोस्त जैसे ही रहो। मुझे कुछ मिला नहीं है, जो भी है ये क्षण भंगुर है, मुझे मालूम है। अगर आज मुझे कोई अवार्ड मिल गया है
तो कल वो अवार्ड वहीं पे रह जाएगा, मैं कहाँ पे होंगी, अवार्ड कहाँ पे होगा। लेकिन मुझे लगता है एक व्यक्तित्व, आपका व्यवहार हमेशा आपके साथ होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे अंदर अहंकार कभी मत आए, क्योंकि सब लोग मुझे यही बोलते हैं, पायल तू जैसी है वैसे ही रहना। तो मुझे थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि मैं जैसी हूँ उसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ों का सामना भी करना पड़ता है। ये काम मिलना ही सब कुछ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जब आपको लोग कुछ भी बोल के चले जाते हैं। मैं वो कुछ भी बोल के चले जाना को समझती नहीं थी, अब थोड़ी बहुत समझ लेती हूँ। तो तकलीफ़ होती है, क्योंकि पहली वाली पायल जो थी, मुझे लगता है बेवकूफ़ थी, इसीलिए मैं आगे बढ़ पाई। अगर समझदार होती तो ठहर जाती। जवाब देना अच्छा है कि चुपचाप समझकर चले जाना अच्छा है? चुपचाप समझकर चले गई, शायद अभी यहाँ पे हो, पर अब एक टाइम आने के बाद मुझे लगता है जवाब भी देना चाहिए। चुप रहना अच्छी बात नहीं है। चलो अच्छी बात है, तो चुप मत रहिए हमारे संदर्भ। हाँ, आजकल मैं देखिए कितनी ठहराव वाली हो गई हूँ। ये बदलाव मुझ में आया, जो आप जीवन दर्शन की बात कर रहे थे। आजकल मेरे अंदर थोड़ा ठहराव आ गया है। आजकल मुझे लगता है मैं थोड़ी शांत हो गई हूँ। पहले बहुत ज़्यादा चंचल थी, अभी भी हूँ। कैमरे या मेरे मोबाइल के सामने एक चंचल पायल नज़र आती है। कुछ मेरे मुंबई के फ्रेंड्स को ऐसा मेरे सोशल मीडिया को देख के था, अरे पायल तो बहुत ताम झाम वाली होगी। अब जब मैं मिलती हूँ तो सबसे ग्रुप में मैं ही चुप रहती हूँ, सबको सुनते रहती हूँ। तो बोलते तू चुप रहती है, लगता नहीं है देख के। तो ये चीज़ें हैं। पायल, जब हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, हमको अवार्ड भी मिलते हैं, हम पुरस्कृत भी होते हैं। हालांकि हमारे लिए तो हमारे दर्शकों का, हमारे प्रशंसकों का प्रेम सबसे बड़ा अवार्ड है, लेकिन फिर भी अभी कुछ फिल्मों में एक्ट्रेस के ऊपर कुछ वॉइस आपने किया है, उसके लिए आपको अवार्ड मिले हैं। हाँ, दरअसल वो अवार्ड मुझे नहीं, उस एक्ट्रेस को मिला है। और वो एक्ट्रेस ने, करण जौहर होस्ट कर रहे थे, उन्होंने बोला कि ये फिल्में 8 भाषाओं में डब हुई हैं और हिंदी तो देश भर में सुनी जाती है। तो सर्वम माया एक फ़िल्म आई थी जिसमें रिया शिबू नाम की एक एक्ट्रेस है, मलयाली एक्ट्रेस है, उनकी हिंदी आवाज़ मैंने डब की है और डेलुलू नाम का कैरेक्टर है। तो उनको जब अवार्ड मिला तो उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा, तो मैं बहुत खुश थी। मैंने शेयर किया, अभी सोशल मीडिया में भी काफ़ी वायरल हुआ वो क्लिप। तो ये जो डेलुलू का कैरेक्टर था, ये बहुत ही उतार चढ़ाव भरा और बहुत ही ज़्यादा चुलबुली, वो एक जेंजी भूत लड़की होती है, एक ऐसी भूतनी जो जेंजी है और बहुत ही इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बात करती है। तो बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है, डेलुलू नाम है उसका। बोलती है डेलुलू, मेरा नाम डेलुलू है, डेलुलू मीन्स डिल्यूजन। और प्रभेंदु, पता है, हमें लोगों के साथ मतलब से नहीं जोड़ना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि वो इंसान कैसा है। तो तुम ऐसा तो नहीं करोगे ना? तो ये इस प्रकार के संवाद उसमें थे और बहुत ही प्यारे प्यारे संवाद हैं। मुझे अभी डायलॉग याद नहीं है, लेकिन आप ज़रूर जाइए जियो हॉटस्टार पे देखिए सर्वम माया। अच्छा, ढेरों प्रोजेक्ट हो गए, प्रोजेक्ट हमको अभी करना ही है। आपको जब कलाकार देखते हैं तो इन कलाकारों के मन में भी ये भाव आते होंगे, ये इच्छा होती होगी कि हम भी वॉइस आर्टिस्ट बने जी, आवाज़ की दुनिया में हम भी जाएं जी, और मेरे ख्याल से यहाँ पर अवसर ज़्यादा है। जी, अवसर भी ज़्यादा है सर, और साथ में ना लोगों को जानकारी का अभाव भी है। जैसे मैं गई मुंबई, यहाँ तो पेमेंट का स्केल बहुत अलग है, वहाँ अलग है, लेकिन पेमेंट मिलने का जो रोलिंग सिस्टम है उसके बारे में मुझे लगता है कि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आज हम काम करते हैं, अगर मैं काम आज जितने भी अमाउंट का करूँ, छोटा बड़ा जो भी अमाउंट, इसका पेमेंट मुझे 90 दिन बाद मिलेगा। तो इन 90 कम 1 89 दिन आप क्या कर रहे हो, ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको सरवाइव करने के लिए पैसे चाहिए। तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को मालूम होना चाहिए, या एक जानकारी वो तो जाने के बाद ही मालूम चलती है। जैसे मुझे जाने के बाद मालूम चला कि आज मैंने जो काम किया है वो 1 महीने बाद भी नहीं मिलने वाला, उसका पेमेंट मुझे 90 दिन बाद मिलेगा। और मैं तो शुरुआत में हर दिन तो काम रहेगा नहीं, तो ये चीज़ें, मतलब 90 दिन की पहले आप तैयारी कर लीजिए, हाँ। रहने खाने की, उसके बाद में काम पे जाइए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि अमाउंट आपको लेके चलना पड़ेगा। या 90 दिन, ये 90 दिन वाला मामला क्या है? 90 दिन, इसको हम लोग रोलिंग सिस्टम बोलते हैं। वहाँ पे एक्ट्रेस के साथ भी यही होता है कि उनके प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद उनको 45 दिन के बाद या जो भी उनका डे डिसाइड होता है उसके बाद ही पैसे मिलते हैं। वैसे ही वॉइस आर्टिस्ट का अलग अलग, प्रोडक्शन हाउस का अलग अलग नियम है। किसी प्रोडक्शन हाउस में 45 दिन के बाद आपको पे किया जाता है, किसी जगह पे 90 दिन के बाद।
कुछ कुछ जगहों में मुझे साल भर के बाद भी मिला है। रुक तो नहीं जाता ना रास्ते में? रुक भी जाता है, कितने सारे पैसे हमारे अटके हुए हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी ऐसा नहीं कि ये नहीं होता, यहाँ भी मेरे काफ़ी सारे अमाउंट अटके हुए हैं और ये मुझे लगता है कलाकारों के साथ होते रहता है। पहले ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, अब भी बड़ी बात है क्योंकि वो मेरे मेहनत का काम है। कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई पेमेंट को रोक कर रखा हुआ है तो सोशल मीडिया में कुछ लिख कर पेमेंट निकलवा लिया जाए? मन तो होता है। पहले वाली पायल नहीं बोलती थी, अभी कुछ कुछ लोगों को मैंने फ़ोन पे बोला भी है कि ये अलग बात है कि मैं आपको बिल्कुल अपने भाई समान या दीदी समान मान रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा शोषण करेंगे, आपको मेहनताना बिल्कुल देना चाहिए। 2 साल हो गए आप पेमेंट नहीं दे रहे हो। तो ये कुछ कुछ लोग हैं, तो उन लोगों के साथ अब मैं काम नहीं करना चाहती। पायल यहाँ पर प्रशिक्षण संस्थान बोलूँ मैं, जी आवाज़ के लिए खोलना चाह रही है। जी मेरे ख्याल से ये बड़ा सपना है। जी, ये बहुत बड़ा सपना है क्योंकि ये सपना मेरे लिए नहीं है, छत्तीसगढ़ के लिए है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमारी छत्तीसगढ़ी जितनी प्यारी उतनी ही प्यारी जो हम हिंदी भाषी हैं यहाँ पे। मुझे मुंबई में सब बोलते हैं पायल तेरी हिंदी बहुत अच्छी है। भले मैं गलती करती हूँ पर वो एक मुझे तारीफ़ सुनने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास यहाँ पे 2 भाषाओं का एक मेल है, संगम है। तो यहाँ छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में काम करने की संभावना है। छत्तीसगढ़ी तो है ही, हिंदी भाषा का भी काम हम कर सकते हैं। जिस भाषा का काम मुंबई में हो रहा है, एक ऐसा शहर जो भीड़ से भरा हुआ है, तो क्यों ना उस भीड़ को जो हमारे छत्तीसगढ़ से अपना घर द्वार माँ बाप छोड़ के हम जो जा रहे हैं, अगर वो संभावना यहाँ अगर आ जाती है तो बच्चे को उतना स्ट्रगल का जो एक रास्ता है वो कम हो जाएगा। काम तो हम वही करेंगे, वहाँ रह के कर रहे हैं, यहाँ रह के। अगर वो प्लेटफॉर्म यहाँ क्रिएट हो जाता है तो बहुत बड़ी बात होगी। सबसे पहले तो भाई ट्रेनिंग चाहिए। विदाउट ट्रेनिंग आप उस परफेक्शन को टच नहीं कर पाएंगे। जिस लेवल का वहाँ काम होता है उस लेवल का पहले हमको सीखना तो पड़ेगा ना। आपको आपके हर सपनों के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते जी, और क्या विशेष है पायल की पोटली में? पायल की पोटली में यही है कि जो भी काम आप करना चाहते हैं कीजिए, सीखिए उस बारे में। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे पास आधी जानकारी होती है और वो घातक भी साबित हो सकती है। तो मुझे लगता है एक बैकग्राउंड छानबीन हमें ज़रूर करना चाहिए। जो भी काम हम करने वाले हैं, थोड़ी बहुत जानकारी बटोर लीजिए। बाकी तो दरिया पार तब होगा जब आप दरिया में आएंगे। तो बस यही है। अब आखिरी में कुछ पंक्तियाँ आप रेडियो के लिए जो सुनाती हैं, जी, जो युवावाणी शुरू होने के पहले जो आप सुनाती है वो सुना दीजिए, फिर विदा लेंगे। जी बिल्कुल। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार शब्द को अपनी जिंदगी से दूर ही रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद पायल। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम में कीमती समय निकाल कर आई हैं और हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें की, अपनी कलाओं से भी हमको आपने अवगत कराया। मित्रों, मज़ा आया होगा आप लोगों को और हमारे ऐसे ही शो को आप लोग देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ, नए कलाकार के साथ। दीजिए विदा। नमस्कार। नमस्कार।